चलो हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी हमने इनकम टैक्स में बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद सैलरी पार्ट अभी स्टार्ट है। अब सैलरी पार्ट में देखिए हमने एक तो सैलरी के बेसिक्स देखे हैं, और साथ में हमने क्या किया है कि अलाउंसेज देखे हैं कि टैक्सेबल अलाउंस नॉन टैक्सेबल अलाउंस कितने हैं और कैसे कैलकुलेट होते हैं। और उसके बाद परक्यूजिट्स देखे हैं, परक्यूजिट्स में कि परक्यूजिट्स की वैल्यू कितनी टैक्सेबल होती है। अभी देखिए हम अभी स्ट्रक्चर देखते हैं सैलरी का। मैं अभी स्लाइड ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखिए आपको स्लाइड भी शो हो रही है, विजिबल है सबको। यस सर। इसमें देखिए मैंने आपको पहले भी ये, आई थिंक ये थर्ड टाइम मैं बता रहा हूँ। एक बार मैंने टेली में बताया था आपको ये, सेकंड टाइम मैंने आपको वो जब सैलरी का बेसिक बताए थे। अब मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ कि टाइप ऑफ इनकम में हम जब सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें देखिए कितने कितने टाइप की सैलरी वो देख सकता है एम्प्लॉयर। जैसे बेसिक वेजेस, एडवांस इस रूप में दे सकता हो। अलाउंसेज हमने क्लियर कर लिए हैं, परक्यूजिट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हमारी बारी है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट की। रिटायरमेंट बेनिफिट में मतलब ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉई है रिटायर हो जाता है या सुपर एनुएट हो जाता है या मान लो रेजिग्नेशन दे देता है, तो उसमें जो भी उसको पैसा मिलता है उस टाइम, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा। क्योंकि जैसे ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी हमेशा रिटायर होने के बाद मिलती है। ठीक है, यस सर। रिटायर और या फिर वो सुपर एनुएट हो जाए। रिटायर सुपर एनुएट एक्चुअल में एक ही बात होती है। और या फिर वो मान लो रेजिग्नेशन दे दे कंपनी से, या फिर पेंशन। पेंशन तो आपको पता ही है रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है। और लीव इनकेसमेंट, लीव इनकेसमेंट की कि अगर मान लो उसकी जो भी छुट्टियां हैं वो बची रह गई है और वो इनकेसेबल अगर है, तो उसके उसके एवज में वो ले सकता है, वो पैसे ले सकता है कंपनी से। अब वो ड्यूरिंग द पीरियड भी हो सकता है और ये रिटायरमेंट के बाद भी होता है। तो वो कैसे कैसे टैक्सेबल होगा। प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड की एक डीपली क्लास चलेगी, तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। तो आज हम क्लियर ट्राई करते हैं कि ग्रेजुटी, पेंशन और लीव इनकेसमेंट। और साथ में जैसे एक लास्ट वाला पार्ट है ये अदर्स। अदर्स में हम कंपनसेशन। तो ये पूरा हम ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें। नो सर। ठीक है, हम अभी देखो सैलरी का जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने अलाउंस और प्रक्विजिट्स क्लियर कर लिया है और उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देख लिए हैं। अभी हम थ्योरेटिकल चल रहे हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जिसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोलते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएटी से। अब ग्रेजुएटी को चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएटी क्या चीज़ है। एक्चुअल में कंपनी में अगर एम्प्लॉय को 5 ईयर अगर हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यू अगर वो वर्क कर रहा है, तो उसको फिर ग्रेजुएटी एलिजिबल हो जाता हो कि कंपनी उसको एज ए ग्रेजुएटी दे सकती है। अब ग्रेजुएटी बोलते किसको है। ग्रेजुएटी हम बोल सकते हैं कि एज ए ग्रेजुएटी आभार, कि कंपनी के लिए एक आभार है कि हाँ आपने हमारी कंपनी में काम किया है, तो चलिए एक मुश्त हम आपको एक पैसा देते हैं, वो आपके जब रिटायरमेंट होगा तो काम आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। अब रिटायरमेंट बेनिफिट अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रेजुटी, जो सेक्शन 10(10) में डिस्क्राइब है। अब इसमें देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। ग्रेजुटी इज ए पार्ट ऑफ सैलरी, ये सैलरी का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है, बट वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो सैलरी का पार्ट हो गया। दिस इज रिसीव्ड बाई एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को मिल गया, एम्प्लॉयर देता है उसको फ्रॉम हिज हर एम्प्लॉयर। ठीक है, इन ग्रेटिट्यूड फॉर द सर्विस ऑफर्ड बाई द एम्प्लॉई। जब कंपनी में अगर वो सर्विस जो भी देता है, ठीक है, वो सेवा दे रहा है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी एक आभार व्यक्त करती है उसको कि हाँ आपने हमारी कंपनी में काम किया है, चलिए एक मुश्त हम कुछ पैसा देते हैं आपको। ठीक है, ग्रेजुटी इज ए डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड इज ए वन ऑफ द मेनी रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये जी रिटायरमेंट बेनिफिट है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन में। अब देखिए इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होती है। टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेजुटी। अब सेक्शन 10(10) क्या बोलता है कि अगर कंपनी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेजुटी अगर मिल गई,
ठीक है, कब मिलती है? या तो वो रिटायर हो गया, 60 ईयर का हो गया मान लीजिए वो, ठीक है, या वो कंपनी उसने स्विच कर दी और 5 ईयर उसको हो गए हैं, ठीक है, तो कंपनी से वो ग्रेजुटी मिलेगी उसको। अब उसको टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भी सैलरी में हम गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, एक्चुअल में गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुटी रिसीव्ड बाई ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कोई भी ग्रेजुटी अगर मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होगी, पूरी पूरी एग्जाम्प्ट, ठीक है, पूरी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा उसमें। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई में देखिए, अगर वो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट, अगर ग्रेजुटी एक्ट में अगर वो एम्प्लॉय कवर्ड है या ग्रेजुटी एक्ट में एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है, उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ग्रेजुटी एक्ट क्या है? जब मैं आपको PSI ग्रेजुटी एक्ट मतलब कि लॉ से रिलेटेड जो भी एक्ट मैं आपको बताऊंगा, तब उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ग्रेजुटी एक्ट कैसे कैसे अप्लीकेबल होता है, किस किस पे अप्लीकेबल होता है, ठीक है। आपको छोटा सा मैं बता सकता हूँ अभी, ये देखिए, ये ग्रेजुटी एक्ट है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। विजिबल है सबको? मनीष जी विजिबल है? यस सर, हाँ, विजिबल है। तो देखिए ग्रेजुटी एक्ट में मैंने बताया था कि एम्प्लॉय कवर्ड है या नहीं है, तो इसमें हम डेफिनेशन में देख लेंगे, एम्प्लॉय की डेफिनेशन। तो एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब कि जो मान लो ट्रेनिंग पे है, मान लो CWA कर रहा है, अगर वो ट्रेनिंग पे है कंपनी में, या कोई भी टाइप की अगर ट्रेनिंग है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ए एम्प्लॉई मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर ए वेजेज, वो वेजेज के लिए, सीधी सी बात है कि काम करेगा तो उसको वेजेज मिलेगी। वेदर द टर्म्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस इम्प्लाइड, ये छोड़ दो, इन एनी काइंड ऑफ वर्क, अब कोई भी काम के लिए, ठीक है, वो चाहे मैनुअल वर्क हो या अदरवाइज हो। और कोई फैक्ट्री में काम करता है, माइन में, ऑयल फील्ड में, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप और अदर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये डिटेल में आप, जब मैं आपको ग्रेजुएट एक्ट बताऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। अभी आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएटी एक्ट अगर अप्लीकेबल है उस पर, या ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे तो ये टैक्सेबल है ही नहीं। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम टू पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट और अदर एम्प्लॉय, ठीक है। अदर एम्प्लॉय मतलब जिस पे ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट में देखिए कौन सा अमाउंट टैक्स से एग्जम्प्ट होगा उसका, हम कैलकुलेट क्या करेंगे। मान लो उसको 20 लाख रुपीज़ ग्रेजुटी मिल गई, ठीक है। अब 20 लाख रुपीज़ ग्रेजुटी मिल गई, अब वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा तो 20 लाख रुपीज़ अपनी सैलरी में ऐड करेगा वो। अब जैसे ही वो ऐड करेगा, अब इनकम टैक्स बोल रहे कि नहीं आपने ऐड कर दिया, ठीक है, चलो हम आपको कुछ बेनिफिट देते हैं। आप एक काम कीजिए, कुछ लिमिट्स है, उस लिमिट्स में अगर आपकी वो अमाउंट है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पर, ठीक है। अब वो हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट तो हम देखेंगे एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, ठीक है। मान लीजिए उसकी 20 लाख रुपीज़ ग्रेजुटी मिल गई उसको, या 25 लाख रुपीज़ ग्रेजुटी मिल गई, ठीक है। तो हम A, B और C थ्री पार्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट तो ये कि एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव कितनी हुई है, ठीक है। सेकंड फिर क्या होगा, एक कैलकुलेशन है 15/26, ठीक है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, कि लास्ट में उसने सैलरी कितनी ड्रॉन की है। वो सैलरी में क्या इंक्लूड है, बेसिक और डीए। मैंने बताया था ना कि अलग अलग सिचुएशन पे सैलरी की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, तो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि सैलरी में बेसिक और डीए इंक्लूड है। तो कैलकुलेशन कैसी होगी, 15/26 फिर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट कितनी सैलरी उसने मंथ में कितनी ड्रॉ की है, मतलब कितनी सैलरी मिली है उसको, मान लीजिए 20 थाउजेंड रुपीज़ मिली है, 50,000 रुपीज़ मिली है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब उसने कितने साल कंपनी में काम किया है, 30 ईयर काम किया है, 25 ईयर काम किया है, ठीक है, वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/26 इंटू लास्ट ड्रोन सैलरी, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, मतलब कितने साल उसने कंपनी में काम किया है पूरे साल,
अगर उसने मान लो 10 ईयर काम किया है तो 10 ईयर यहाँ पर आ जाएगा, 11 ईयर काम किया तो 11 ईयर यहाँ पर आ जाएगा। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कल, तो इसमें आपको प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी बस मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। तो एम्प्लॉई अंडर ग्रेजुएटी एक्ट में अगर कवर है एम्प्लॉई, तो ऐसे कैलकुलेशन होगी कि एक्चुअल ग्रेजुएटी कितनी रिसीव हुई है। फिर हम सेकंड बनाएंगे कि 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी और नंबर ऑफ ईयर कितनी सर्विस है। ठीक है, ये बी वाला आ गया। उसके बाद सी वाला है 10 लाख रुपीज़। अब 10 लाख रुपीज़ एक्चुअल में अभी वो चेंज होके 20 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो आपको 20 लाख रुपीज़ तक टैक्स फ्री आपका। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रेजुएटी अगर मान लो आपको 25 लाख रुपीज़ रिसीव हुई है, वो बी वाला अगर आपका 40 लाख बन के आ रहा है, और सी वाला कितना है, 10 लाख नहीं है, 20 लाख है। ठीक है, तो जो भी मिनिमम होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो मान लिया अगर एक्चुअल ग्रेजुएटी आपको 30 लाख मिली है, और ये बी वाला है ये 40 लाख निकल के आ रहा है, और ये है 20 लाख, तो आपका कितना बनेगा, 20 लाख रुपीज़ आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अगर 25 लाख रुपीज़ मिला है तो 20 लाख रुपीज़ माइनस करके 5 लाख पे ही आपका टैक्स देना पड़ेगा, जो हम कल आपको समझेंगे प्रैक्टिकल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो एम्प्लॉई जिस पे ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव फर्स्ट हमने निकाल लिया। उसके बाद 1/2 1/2 इंटू एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, मतलब पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी उसकी कितनी रही है। अब एवरेज सैलरी किसको बोलेंगे, सैलरी में इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें बेसिक प्लस डीए। ठीक है, और साथ में कमीशन, अगर कोई कमीशन है वो भी मिलेगा इसमें। तो आपका 1/2 इंटू एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी उसकी कितनी रही है। ठीक है, और कौन से मंथ के लेंगे, प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने वो रिटायर हुआ है। मतलब कि अगर मान लो वो जनवरी में रिटायर हुआ है, तो दिसंबर से लेके पीछे 10 महीने हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिसंबर इंक्लूड करके। हम जिस महीने रिटायरमेंट हुआ वो इंक्लूड नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, वैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, मान लो उसने 3 साल 30 साल काम किया है या 25 साल काम किया है। ठीक है, और इंटू 10 मंथ्स प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 10 महीने की सैलरी, और 1/2। और लास्ट में सी वाला पार्ट है वो 10 लाख रुपीज़, जो अभी चेंज हो गए 20 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो हमने जब प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड होगा ये। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रेजुएटी की टैक्स फ्री हम कैसे निकालेंगे। अगर ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, और जिस पे अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है, जिस पे ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है, तो उस पर कैसे कैलकुलेट होगा, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये भी हमने देख लिया था। और 10 लाख रुपीज़ जो अभी 20 लाख रुपीज़ हो गया है, वो ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव। ठीक है, इन तीनों में जो भी कम होगा, मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट कितना होगा, लिस्ट जो भी कम होगा वो इसमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और जिस पे ग्रेजुएट एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएट एक्ट। अब इसमें कौन सा टैक्स फ्री होगा, इसमें हाफ मंथ एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एक्चुअल में हाफ मंथ नहीं है, ये एक्चुअल में 10 मंथ है। तो 10 मंथ्स, हाँ, एक एक्चुअल में हमने देखिए यहाँ पर लिखा था ना, ये जो एवरेज सैलरी जो निकल के आई ना, इसको हम हाफ कर देंगे। जो 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी निकल के आई, उसको हम हाफ कर देंगे, 1/2 आ गया ना। तो ये हाफ मंथ का मतलब ये है। तो 10 मंथ एवरेज सैलरी में तो हमने 10 मंथ का निकाल लिया, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ हमने निकाल लिया। सैलरी में बेसिक डीए और हमने कमीशन इंक्लूड कर दिया, प्लस डीए इंक्लूड कर दिया।
और 10 मंथ की हमने सैलरी निकाल ली और उसको हाफ कर दिया, तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी हो गई और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो गया, और ये 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये हो गया, और ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव, इन तीनों में जो भी कम हो गया वो हमारा टैक्स फ्री हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। ठीक है ना, मतलब ये है कि जैसे हमने एच टैक्स फ्री किया था ना, जब हमने एच की कैलकुलेशन की थी उसमें भी कुछ लिमिट थी कि 10% ऑफ सैलरी, फिर माइनस, या फिर मेट्रो सिटी में है तो 40% या 50%, तो जो भी सिचुएशन उस पर अप्लीकेबल होगी वो कैलकुलेशन में आ जाएगी। वैसे इस पे है कि 20 लाख रुपीज़ तो मैक्सिमम लिमिट है ही दोनों के केस में, और बाकी ये है कि अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है तो 15/26 हो जाएगा, ग्रेजुएटी अप्लीकेबल नहीं है तो 1/2 हो जाएगा। इसमें 1/2 में एवरेज सैलरी 10 मंथ की लेनी है और उसमें 1 मंथ की लेनी है, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए पेंशन, पेंशन तो सबको पता ही है कि जिस पे पेंशन अप्लीकेबल होगी, तो पेंशन पे देखिए क्या रूल अप्लीकेबल है। ये देखिए अनकम्प्यूटेड या प्रोडिकल पेंशन इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, अनकम्प्यूटेड मतलब, अब पेंशन अगर आपको मिल रही है तो टू टाइप से पेंशन मिलती है। एक तो आपने एक साथ पैसे निकाल लिए उसमें से, मान लो 40% 50% जितना भी आपका कॉर्पस बना है, तो उसमें आपने अगर एक साथ पैसा निकाल लिया है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर एक साथ पैसा नहीं निकाला है, मतलब आपने ये ऑप्ट किया है कि पर मंथ मुझे 10,000 मिलता रहे या 15,000 मिलता रहे या 30,000 50,000 जो भी आप पे अप्लीकेबल होगा, तो वो पूरा टैक्सेबल है। मतलब पर मंथ अगर आपने ऑप्ट किया है तो वो पूरा टैक्सेबल है। ये मैंने बताया ना पीरियडिकल, मतलब पीरियड के हिसाब से अगर मिल रहा है तो पेंशन इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिल रहा है पेंशन जो पर मंथ मिल रहा है वो भी टैक्सेबल है, और नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा है वो भी टैक्सेबल है। हमको कैलकुलेशन कहाँ करना है, जो कंप्यूटेड पेंशन होता है, मतलब एक साथ जो पेंशन मिलती है हमको। ठीक है, तो उसमें देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो देखो बेनिफिट देती है कंपनी, गवर्नमेंट, तो फुली एग्जाम्प्ट हो गया जैसे ग्रेजुएटी में हुआ था। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा। ठीक है, फिर देखिए इफ़ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुएटी, अगर एम्प्लॉय ग्रेजुएटी रिसीव करता है, ये जो हमने देखो पहले बताया था ना कि ग्रेजुएटी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो अगर कंपनी एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी देती है तब कैसे कैलकुलेशन होगी, वो ग्रेजुएटी नहीं देती है तब कैसे कैलकुलेशन होगी। तो इफ़ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुएटी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ़ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुएटी तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन इज एग्जाम्प्ट, मतलब जितनी भी पेंशन अगर मिली है उसका 1/3 जितना भी आया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2/3 है वो टैक्सेबल हो जाएगा, 2/3 टैक्सेबल हो जाएगा, 1/3 वो हो जाएगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर एम्प्लॉय को पेंशन नहीं, सॉरी, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है तब क्या होगा। तब देखिए हाफ ऑफ टोटल पेंशन इज एग्जाम्प्ट, उस वाले केस में हाफ हो जाएगा कि हाफ टैक्सेबल हो जाएगी और हाफ टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, नो सर। है ना। इसमें तो बस हमको ये देखना है कि कंप्यूटेड पेंशन है या पीरियडिकल पेंशन है। ठीक है, पीरियडिकल पेंशन मतलब कि हर मंथ अगर हमको पेंशन मिल रही है वो तो पूरी टैक्सेबल है, उसमें दिमाग नहीं लगाना। और अगर एक साथ पेंशन मिल रही है आपको, तब देखिए कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो टैक्स फ्री है, फुली एग्जाम्प्ट हो गया। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब अगर ग्रेजुएटी मिल रही है तो 1/3 हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया, 1/3 एग्जाम्प्ट हुआ। और अगर ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है तो हाफ एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा डिटेल में हो रहा है। अगर पेंशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है तो फुली एग्जाम्प्ट है, छोड़ दीजिए इसको। फिर कंप्यूटेड पेंशन रिसीव बाई एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये फुली एग्जाम्प्ट है, अभी हमने बताया था।
ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेड पेंशन रिसीव बाई अदर एम्प्लॉई हु इज आल्सो रिसीव ग्रेजुटी। अगर ग्रेजुटी रिसीव करता है और अदर एम्प्लॉई है तो 1/3 है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और कंप्यूटेड पेंशन रिसीव बाई अदर एम्प्लॉई हु डज नॉट रिसीव एनी ग्रेजुटी, जो ग्रेजुटी नहीं रिसीव करता है तो 1/2 मतलब हाफ है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर फैमिली पेंशन रिसीव बाई द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, अगर आर्म फोर्स मेंबर को मिल रहा है तो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और फैमिली पेंशन रिसीव बाई ए फैमिली मेंबर इन एनी अदर केस, अगर फैमिली मेंबर को अगर मिल रही है पेंशन, अगर कोई भी केस में अगर फैमिली मेंबर को मिल रही है तो 33.33 ऑफ फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15,000 शैल बी एग्जाम्प्ट, मतलब मैक्सिमम 15,000 ही एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है। वैसे 33.33% कैलकुलेट करना पड़ेगा और 15,000। ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट 15,000 है। अगर 33.33% फैमिली पेंशन अगर बन रही है, अगर मान लो 10,000 बन रही है तो 10,000 ही होगा। ठीक है। अगर वो 20,000 बन रही है तो 15,000, मतलब मैक्सिमम लिमिट 15,000 की है। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। अब देखिए लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट की अगर मान लो उसकी छुट्टियां बची हुई है, अगर वो चाहे कि नहीं मैं इसको बेनिफिट ले सकता हूँ, कि मतलब कि चलो मैं इसको वो कर लूँ, पैसे ले लूँ कंपनी से, मैं छुट्टी नहीं लूँगा, पैसे चाहिए मुझे, तो उस वाले केस में लीव इनकैशमेंट में क्या रूल अप्लीकेबल है? अब देखिए आप समझ सकते हैं, जनरली एम्प्लॉई आर अलाउड लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। कोई भी सर्विस होती है उसमें छुट्टी अलाउ होती है, तो एम्प्लॉई में अवेल सच लीव और इन केस द लीव आर नॉट अवेल्ड, या तो छुट्टी ले ले, या अगर वो हो सकता है कि लीव अगर नहीं ले तो लीव में आइदर भी लैप्स, कई बार लैप्स हो जाती है या अक्यूमुलेट हो जाती है। अगर अक्यूमुलेटेड वाली है और टू बी इनकैश, अगर इनकैशेबल है तो उसको इनकैशमेंट हो जाता है उसका। अब वो इनकैशमेंट है रिटायरमेंट में भी हो सकता है। ठीक है। या टाइम ऑफ टर्मिनेशन, अगर मान लो उसकी सर्विस है वो टर्मिनेट हो गई है, उस टाइम अगर इनकैशमेंट कर रहा है, रिटायरमेंट पे कर रहा है की बात है, या फिर ड्यूरिंग द सर्विस कर रहा है। ठीक है। अब देखिए तो ये लीव इनकैशमेंट, इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग टेन्यूर ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान अगर उसको छुट्टी मिल रही है, जैसे मान लो मैं वर्किंग हूँ। ठीक है। अब मान लो मैंने 5 ईयर हो गए काम करते हुए और मेरी 100 लीव है वो एक्यूमुलेट होके इकट्ठी हो गई, तो मैं चाहूँ कि या तो मैं छुट्टी ले लूँ वो, बट काम सफ़र कर सकता है, मैं क्यों छुट्टी लूँ, हो सकता है कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है। तो अगर मान लो वो 100 छुट्टी को अगर वो कैलकुलेट करके, जैसे भी कैलकुलेट करेगा, जो भी उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा तो वो पूरा पूरा टैक्सेबल, मतलब पूरा पूरा टैक्सेबल है, वो टैक्स फ्री कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें जो भी आपकी स्लैब रेट है वो उसमें ऐड हो जाएगा वो, मतलब ये टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा वो। और अगर मेरा अगर रिटायरमेंट हो रहा है, इनकैशमेंट ऑफ द क्यूमुलेटेड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के टाइम ये देखिए क्या कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इस वाले केस में तो हमको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी पूरी टैक्सेबल है ड्यूरिंग द सर्विस। वो इनकैशमेंट ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में क्या होगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुली एग्जाम्प्ट, ये तो पहले ही मैं बता रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को तो पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है, तभी लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, है मनीष जी? हाँ जी सर। अब देखिए कितने बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बहुत सारे। है ना? हाँ जी सर। ये तो हम बस अब टैक्स टैक्स की बात कर रहे हैं अभी, बिल्कुल सही। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट है, मतलब हर जगह हर एक्ट में बेनिफिट है, ऐसा मान लीजिए। अब देखिए रिटायरमेंट के टाइम पे अगर लीव इनकैशमेंट मिल रही है तब कैसे टैक्सेबल होगा, तो इसमें देखिए ABCD ये तीनों हमको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। वो जो भी लिस्ट होगा, जो भी कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, मान लो हमको 5 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ रिटायरमेंट पे, या 10 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख, मतलब 3 लाख से ज़्यादा तो टैक्स फ्री हो ही नहीं सकता, तो सेकंड हो गया 3 लाख। फिर नेक्स्ट हो गया एवरेज सैलरी इंटू 10। ठीक है। एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई 10, जो भी आपकी एवरेज सैलरी है मंथ की,
मतलब 10 मंथ की एवरेज सैलरी बोल सकते हैं इसको, कि एवरेज सैलरी वो मल्टीप्लाई 10। उसके बाद लास्ट आएगा मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड और इनटू एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी हमने यहाँ पर निकाली थी, तो एवरेज सैलरी को किससे कम मल्टीप्लाई करना हमको, मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, जितने भी कंप्लीटेड ईयर हैं, ठीक है, उसके मान लो 10 कंप्लीटेड ईयर हैं, 10 साल उसने काम किया है। ठीक है, तो 10 साल में जितने भी 10 आ गए, 10 साल और इंटू 30, मतलब ये ना कि 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। अगर एक साल का अगर 30 डेज लेना है तो 10 ईयर कितने हो गए, 300, तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है लीव अवेल्ड, कितनी उसने छुट्टियाँ अवेल कर ली है, छुट्टी भी उसने कुछ अवेल की होगी ना, तो वो भी उसमें माइनस हो जाएगी, और इनटू एवरेज सैलरी। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम इसको डिटेल में बता सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो बताइए। और सर इसमें तो बस एवरेज सैलरी निकाल लेनी है जो हमने पहले भी निकाली थी, वो इसको इंटू 10 कर देना है, और उसके बाद बस ये है लास्ट वाला कि एवरेज सैलरी हमने पहले निकाली थी, और जितने भी उसके कंप्लीटेड ईयर हैं, ठीक है, वो निकाल लेना है जो हमने ग्रेजुएटी में भी निकाले थे। ठीक है, हमने ग्रेजुएटी में निकाले थे ना यहाँ पर, नंबर ऑफ फुली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वो इधर भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ी थी। तो मान लीजिए उसको ग्रेजुएटी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, लीव इनकेसमेंट तो मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन रहेगी, और मैक्सिमम 30 डेज, तो 1 ईयर में हमको 30 डेज ही बेनिफिट देना है। ठीक है, इसको चलिए हम ऐसे भी समझते हैं, लीव इनकेसमेंट। तो लीव इनकेसमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो फुली एग्जाम्ड, नो डाउट। उसके बाद इनकेसमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट में मिल रहा है तब क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा। फर्स्ट हमको अमाउंट एक्चुअली रिसीव निकाल लेना है, उसके बाद अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, उसके बाद 10 मंथ एवरेज सैलरी, जैसे हमने यहाँ देखा था ना, अमाउंट एक्चुअली रिसीव और 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपीज़ ये आ गया, और अमाउंट एक्चुअली रिसीव ये आ गया। उसके बाद एवरेज सैलरी इंटू 10, तो 10 मंथ एवरेज सैलरी आ गई। अब एवरेज सैलरी में क्या लेंगे, देखिए एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रिटायरमेंट, जब भी रिटायरमेंट होगा उसके पिछले 10 महीने की हमको लेनी है, रिटायरमेंट वाले मंथ की नहीं लेनी है। और सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, बेसिक प्लस डीए और टर्नओवर बेस्ड कमीशन, अगर उसका कोई कमीशन भी है तो। अब देखिए, वाइल कंप्यूटिंग अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव इंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज, तो 30 डेज तो हमने देखा ही था यहाँ पर, मैक्सिमम 30 डेज तक का ही बेनिफिट मिलेगा उसको। और लास्ट वाला क्या था, जो 30 डेज का तो बेनिफिट मिलेगा, तो इस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड, तो टोटल उसकी कितनी लीव है और उसमें से कितनी उसने अवेल कर लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनअवेल्ड या अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव। मतलब टोटल उसकी कितनी छुट्टियां थी उसमें से कितनी उसने अवेल कर ली, तो कितनी बच गई, जो बैलेंस बच गई उसी का तो बेनिफिट मिलेगा, तो अनयूटिलाइज बोलेंगे उसको। तो अनयूटिलाइज अर्न लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, तो ये वाली कैलकुलेशन ये वाली है जो हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सर ग्रेजुएटी अक्सर का 26 डेज की नहीं निकलती, है जी। जो ग्रेजुएटी होती है अक्सर का 26 डेज की नहीं निकाली जाती वो, ये लीव इन कैशमेंट 30 डेज की है ना। वो एक्चुअल में लीव इनकेसमेंट में होता है, जब लीव इनकेसमेंट की हम कैलकुलेशन करेंगे ना। ओके हाँ, तो कल बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेशन ठीक है, होगी उसमें। ओके ओके।
अब एक है रिटायरमेंट कंपनसेशन। ठीक है, कंपनी भी कोई भी रीजन से कंपनसेशन भी दे सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि वो हैंडीकैप हो गया, या कोई भी रीजन से कोई कंपनसेशन अगर कंपनी देती है उसको, तो कैसे होगा कैलकुलेशन। तो लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्प्ट। कितना एग्जाम्प्ट होगा, जो भी अमाउंट कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो गया। अमाउंट रिसीव, एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ₹5 लाख, मतलब इसकी लिमिट 5 लाख रुपीज़ है मैक्सिमम। तो रिटायरमेंट कंपनसेशन की है ₹5 लाख लिमिट। ठीक है, लीव इनकेसमेंट की है ₹3 लाख लिमिट। ठीक है, पेंशन में कोई लिमिट नहीं है। ग्रेजुटी की जो 10 लाख थी वो 20 लाख हो गई है, तो ₹20 लाख है। तो रिटायरमेंट में जो भी लिमिट है, अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो ₹5 लाख। और उसकी देखिए एवरेज सैलरी हमने पहले ही निकाली थी। इस वाले केस में एवरेज सैलरी हो लास्ट 3 मंथ निकालनी है। हमने लास्ट 10 मंथ भी निकाली थी, 1 मंथ भी निकाली थी। इसमें लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 15/26 से, जो हमने ग्रेजुएटी में भी किया था। 15/26 से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो 15/26 इंटू एवरेज सैलरी लास्ट 3 मंथ और इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब कि हमारे पास देखो एवरेज सैलरी भी है, कंप्लीटेड ईयर भी है, हमको तो बस ये कि फॉर्मूले में डाल देना बस वो। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, वो जो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा उससे पता चलेगा आपको क्या मतलब इसका। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में ये बेसिक। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें बेसिक इंक्लूड है ऑल अलाउंसेज, जितने भी अलाउंसेज है वो है। ऑल परक्यूजिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि कोई भी परक्यूजिट अगर मॉनेटरी टर्म्स में अगर दिया गया है वो भी इंक्लूड है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, बोनस इंक्लूड नहीं है, ग्रेजुटी इंक्लूड नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट में है तो वो भी इंक्लूड नहीं है। तो इसमें बेसिक अलाउंस और परक्यूजिट जो मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में दिया गया वो इंक्लूड होगा एवरेज सैलरी में। और एवरेज सैलरी कितने मंथ की लेनी है, 3 मंथ की लेनी है इसमें। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, ₹5 लाख, मतलब ₹5 लाख तक ही रिटायरमेंट कंपनसेशन टैक्स फ्री होगा। ये देखिए जो रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो इसमें कैसे कैसे होगा। अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 25FB ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगर आपने किसी ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देखा था LLB में, तो उसमें कंपनसेशन की कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अमाउंट रिसीव्ड, मतलब अमाउंट रिसीव कितना होगा, कंपनसेशन कितना रिसीव होगा उसको, वो एज पर होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, ₹5 लाख है। ठीक है, और अमाउंट एक्चुअली रिसीव, ये वही चीज़ है। एक्चुअल में ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने। ये वाली कैलकुलेशन 15/26 और एवरेज सैलरी, ये वाला अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 25FB वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी दे रखा है, इसलिए ये सेक्शन लिख रखा है। वो इनकम टैक्स में भी दे रखा है। चलिए ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। VRS, अगर आपको आपने अगर VRS लिया है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है, कई बार कंपनी में VRS आ जाता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कई बार कंपनी के पास है ना कैश डिपॉजिट इतना कम रहता है कि वो सैलरी का बर्डन नहीं उठा पाते। तो वो सोचते हैं कि चलो मैक्सिमम लोग हैं रिटायर हो जाए। तो कंपनी, जैसे नॉर्मली रिटायरमेंट की एज अगर हम 60 माने, तो कंपनी बोलती है कि अगर आप 50 to 60 के बीच के हैं या 55 to 60 के बीच के हैं, इन बिटवीन है, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। उनको ऑप्शन देती है। तो कंपनी के लिए वो वॉलेंटरी रहता है कि हाँ मैं रिटायर हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो रिटायरमेंट में उसको कोई बेनिफिट मिलता है अगर, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, तो उसमें से 3 लिमिट निकाली जाएगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो एक्चुअली अमाउंट रिसीव वो ₹5 लाख, कंपनसेशन में भी ये लिमिट थी, VRS में भी ये लिमिट है।
और फिर थर्ड निकाला जाएगा हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है, इंटू 3, मतलब 3 मंथ की सैलरी जो हमने कंपनसेशन में भी कैलकुलेट की थी, वो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो हमने कंपनसेशन में भी कैलकुलेट की थी, और फिर लास्ट में आएगा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, मतलब कितनी सर्विस उसकी रह गई है, 5 ईयर की सर्विस रह गई है, 3 ईयर की सर्विस रह गई है, ठीक है, और इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट में कितनी उसने सैलरी ली है, और इंटू कितनी मंथ की सर्विस उसकी रह गई है वो कैलकुलेट करके, और लास्ट मंथ की सैलरी इंटू 3 इंटू कम्प्लीट ईयर ऑफ सर्विस, इन दोनों को हम कंपेयर करके जो भी हायर अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम लेंगे, और साथ में फिर कंपेयर करेंगे 5 लाख रुपीज़ से और एक्चुअल अमाउंट रिसीव से, और जो भी इसमें से कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और मीनिंग ऑफ सैलरी यही है, बेसिक डीए और साथ में कमीशन। और ये वीआरएस की जो कैलकुलेशन है, ये एग्जाम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाई एसएससी ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ये पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही एग्जाम्पशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कोई ए कंपनी में उसने काम किया और रिटायरमेंट की स्कीम आई तो उसने वो वहाँ से रिटायर हो लिया, फिर दूसरी कंपनी में गया वहाँ पर रिटायरमेंट की स्कीम आई वहाँ से भी वो रिटायर हो लिया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी ये वो एग्जाम्प्ट हो गया वीआरएस में सेक्शन 10 सी में, और ए में भी एग्जाम्प्ट हो गया, बी में भी एग्जाम्प्ट हो गया, तो एक में ही एग्जाम्प्ट हो सकता है। अब ये कुछ नोट्स हैं जो आपको मैं शेयर कर दूंगा, देख सकते हैं, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोई ऐसा कोई डिटेल में नहीं है। अब बताइए कोई कन्फ्यूजन हो तो, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा और अंडरस्टैंड होगा। कल हम इसका किसका प्रैक्टिकल करेंगे? ग्रेजुटी का। एक तो लिव इनकेसमेंट का करेंगे, और रिटायरमेंट कंपनसेशन का, रिटायरमेंट कंपनसेशन और वीआरएस का मान लीजिए, साथ में ग्रेजुटी का, ठीक है। उसके बाद परसों पेंशन स्टार्ट करेंगे, पेंशन थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो गया था अपना, पेंशन का नहीं, सॉरी पेंशन तो हमने कर ही लिया अभी, प्रोविडेंट फंड का, पीएफ का, पीएफ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो मैं आपको परसों बताऊंगा। कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, किसका करेंगे? वॉलेंटरी रिटायरमेंट जो वीआरएस बोलते हैं, ओके। पेंशन का जो भी हमने बताया था, और उसके बाद ग्रेजुटी। हाँ ग्रेजुटी ओके। और कंपनसेशन, ठीक है, और लास्ट में लीव इनकेसमेंट, और उसके बाद पीएफ हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। पीएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्या रूल था अब क्या रूल है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं पीएफ में। इसमें बताइए कोई कन्फ्यूजन हो तो। नॉट एट ऑल सर। और किसी को हो कन्फ्यूजन कोई? निशा जी को है, सिमरन जी को है, किसी को है? किसी को है कन्फ्यूजन? नो सर। एनी कोई क्वेरी? चलिए फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।